Hello everyone, this is Shreyam Srivastav and today I'm going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is adrenal medulla and pancreas. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करी थी जो एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है। आज हम एड्रीनल मेडुला की बात करेंगे और पेनक्रियाज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर्स में रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अपने लेक्चर पे वापस आते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एड्रीनल मेडुला से। एड्रीनल ग्लैंड, ये हमने एड्रीनल ग्लैंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक हमारी कोन शेप्ड की ग्लैंड लोकेटेड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो आउटर पार्ट होता है, जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स का, एड्रीनल ग्लैंड का 70 to 80% पार्ट बनाता है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। और जो 10 to 20% पार्ट बनाता है वो हमारा एड्रीनल मेडुला होता है। आज हम एड्रीनल मेडुला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एड्रीनल मेडुला। We're gonna talk about adrenal medulla. Adrenal medulla. तो एड्रीनल मेडुला जो हमारा पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का, वो इनर वाला पार्ट है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अंदर कोन शेप, ये एड्रीनल मेडुला वाला पार्ट है। ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कहां से मिलकर बना होता है? ये न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से मिलकर, जब एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो में वो जो तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ये न्यूरोएक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है। इस पार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एड्रीनल मेडुला में एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंपैरेटिवली कॉर्टेक्स से बहुत ही लार्जर साइज की होती हैं और ग्रेनुलर साइज की होती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? क्रोमाफिन सेल्स। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको छोड़कर ग्लैंडुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, तो ऐसी सेल्स को हम क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। और ये क्रोमाफिन सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? एड्रीनल मेडुला में प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंडुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। यही जो एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन ही क्रोमाफिन सेल्स करती हैं। अब एड्रीनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन है एड्रीनलिन, दूसरा हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन। ये दोनों हार्मोन्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आइए इसके बारे में सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम जस्ट लेट मी चेंज द पेन। इसको बोलते हैं हम एड्रीनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रीन हार्मोन, या एक इसको और बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। क्यों इसको इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे, हम जब हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाती है जिसमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जैसे अगर आपके सामने, आप सपोज करिए आप जंगल में जा रहे हैं और एकदम से आपके सामने शेर आ जाए, तो आपकी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होंगे, उसको कैसे एकदम से केमिकल कंट्रोल कैसे करना है, वो हमारे एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन कराते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन इसको रेगुलेट करता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? ये 80% पार्ट जितना हमारी एड्रीनल मेडुला हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका 80% पार्ट ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो एड्रीनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? जो हमारी बॉडी में अनअवॉइडेबल इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, इमरजेंसी के टाइम पे ये इनको सीक्रेट किया जाता है। इससे क्या क्या हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एड्रेनलिन को बहुत हाई अमाउंट पे या मिनिमल अमाउंट पे में सीक्रेट किया जाए तो वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या है इसके? फंक्शंस, पहला फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पे चली जाती है, हमारे सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपके सामने शेर खड़ा है तो आप ऐसा नहीं कि आराम से रिलैक्स बैठेंगे, नहीं, आपके सेंसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। आपकी जो प्यूपिलरी डायलेशन है, आपकी जो आंखों में जो, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी राइट द वर्ड, प्यूपिलरी डायलेशन,
प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप देख रहे हैं तो आपकी देखने वाली आंख में जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है उसका जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आपकी नॉर्मल आईज में ये अंदर वाली आइरिस है, आइरिस में ये ब्लैक कलर का स्पॉट है, तो ये इंक्रीज हो कि ये आइरिस का स्पॉट इतना बड़ा हो जाता है, प्यूपिलरी डायलेशन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लैक स्पॉट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ऑफ योर आईज इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल देन यूजुअल। जैसे जब हमारे, आपने देखा होगा जब डॉक्टर्स को हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में सेंसस चेक करने होते हैं तो वो आपकी आईज में टॉर्च डालते हैं। क्यों डालते हैं? जिससे हमारी बॉडी में जो प्यूपिल्स का जो डायलेशन है उसको चेक किया जा सके, जिससे पता लग सके कि एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है या हमारी बॉडी एक्टिव है या नहीं, कि हम बेहोशी की सिचुएशन में भी अलाइव है या नहीं, या डेथ है या नहीं, उस रिगार्ड में इसको देखा जाता है। सेकंड क्या है कि ये हमारी बॉडी में जो इरेक्टर मसल्स हैं, इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, पिलाई मसल्स, ये कहां लोकेटेड होती है? इरेक्टर पिलाई मसल्स ये हेयर में लोकेटेड होती है। तो इसको क्या कराता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट, जिससे क्या करता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आपको गूज़बम्स हो जाते हैं, गूज़बम्स आते हैं तो आपके जो हाथ में जो हेयर्स हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो एड्रेनलिन के हार्मोन के सीक्रेशन का एक फंक्शन है, क्या वो हमारी बॉडी में सेंसेस को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, हमें गूज़बम्स आने लगते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में स्वेटिंग को इंक्रीज कर देता है। हमारी बॉडी एकदम से, आप जब आपके सामने शेयर आ जाता है तो आपके पसीने पसीने छूट जाते हैं। तो क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन हमारी स्वेट ग्लैंड्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, और ये स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में स्वेटिंग को इंक्रीज कर देती हैं। और क्या करेगा ये? सबसे पहले तो ये स्किन पे हो गया, ये हार्ट पे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है? ये हमारी बॉडी में हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। बॉडी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके सामने जब शेर खड़ा होता है, या आपके सामने शेर खड़ा हो, या आपका हाथ एकदम से तवे पे छू जाए, तो वो क्या होता है? एकदम से तवे पे छू जाए तो हमारे इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो हमको उस सिचुएशन में, हाथ जलने वाली सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वो हमारे सेंसेस को बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे कर देते हैं। तो क्या होगा? हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हमारा बहुत जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बिकम्स फास्टर। सर्कुलेशन, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बॉडी का सर्कुलेशन क्यों बढ़ता है? ताकि हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो। और क्या होता है कि ये जो हार्मोन होता है वो हमें ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करता है। ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करेगा? ये हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की जो मसल्स हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंकस की जो मसल्स हैं, उनको क्या करता है? रिलैक्स करता है, उनको रिलैक्स करेगा, जिससे अगर हमारा विंड पाइप थोड़ा चौड़ा होगा तो उसमें से जो एयर है, एयर का फ्लो है वो आराम से हो पाएगा। जब एयर का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। हमारी क्या होगी? ब्रीदिंग रेट ये भी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, जिसका एक हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि जब जितने लोगों को एस्थमा होता है, एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये एड्रेनलिन हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनकी जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई की मसल्स हैं वो क्या कर सके? रिलैक्स कर सके। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई मसल्स कैन बी रिलैक्स्ड। अगर ये मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये क्या होंगे? इनका डायमीटर बढ़ जाएगा। इनका डायमीटर बढ़ेगा तो इनसे एयर का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। एयर का फ्लो बढ़ेगा तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तो एड्रेनलिन हार्मोन का यूज एस्थमा को क्योर करने में भी किया जाता है। और क्या है? ये हार्मोन वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन क्यों? ये वेजोडाइलेशन भी करता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये वेजोडाइलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? वेजोडाइलेशन का मतलब है कि जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है, अगर हमें इसको इंक्रीज कराना हो तो उसे हम बोलते हैं वेजोडाइलेशन। हमारी ये जो इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं वेजोडाइलेशन। और इसी के ये ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हमारी बॉडी में वेजोडाइलेशन भी कराता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है। वेजोडाइलेशन किन किन का कराता है? ये वेजोडाइलेशन कराता है ब्लड वेसल्स, किसकी ब्लड वेसल्स की? ब्रेन की ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन कराएगा, ताकि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, ब्रेन में बढ़ जाए, हार्ट में बढ़ जाए, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़े, लीवर में बढ़ जाए, जिससे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा, और किस में बढ़ जाएगा? एंड स्केलेटल मसल्स पे, जिससे हमारे बॉडी में जो वॉलंटरी एक्शंस हैं स्केलेटल मसल्स में बढ़ेगा,
जिससे हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी एक्शंस है वो बढ़ सके, हम हमारा दिमाग सोच सके, और अगर हमें भागना है तो हमें भागने में क्या हो सके, हमारी स्केलेटल मसल्स हेल्प कर सके। जैसे हमारे सामने शेर खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पे खड़े ही रहेंगे, हम वहां से जब भागेंगे तो हम अपनी प्रॉपर जितनी हमारी बॉडी की ताकत है हम उस फुल ताकत से भागेंगे। तो उसमें क्या हेल्प करेगा, ये स्केलेटल मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, जिससे वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। कहाँ की मसल्स को कॉन्स्ट्रेट करता है, मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि जो स्किन की मसल्स है, जिसमें स्किन की मसल्स जहां पे हेयर प्रेजेंट होते हैं वहां का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और पाइलो इरेक्शन करता है। पाइलो इरेक्शन मतलब गूजबम्स, पाइलो इरेक्शन कराता है वहां की मसल्स का। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्किन, या स्किन की मसल्स को करेगा जिसकी वजह से हेयर का इरेक्शन हो, हम उसे बोलेंगे पाइलो इरेक्शन। और क्या करता है कि लीवर पे क्या इफेक्ट करता है, ये लीवर में जाएगा और बोलेगा कि आपके पास जो पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको स्टोर मत करो, अब उसको तोड़ो और उसको ब्लड में भेजो, जिससे क्या करो, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करो। तो क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एक्चुअली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज में कराएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और ये क्या कराता है, और ये हमारी बॉडी में लिपिड्स को प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, लिपिड्स एंड प्रोटीन इनके ब्रेकडाउन को, इन दोनों के क्या होगा, इनको ब्रेक करेगा, इनके ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेगा। और क्या करेगा ये, अगर ये हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन है उसको तोड़कर ग्लूकोज में ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इसको ऐसा बोल भी सकते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। हाइपरग्लाइसीमिक क्यों, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ये स्प्लीन में जाके इफेक्ट डालता है। ये स्प्लीन में क्या इफेक्ट डालता है कि स्प्लीन की मसल्स जो है, जो ब्लड को स्टोर करके रखी है, उसकी मसल्स के पास जाएगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे स्प्लीन की मसल्स में जो ब्लड स्टोर्ड है वो ब्लड बाहर निकल के कहां पे, मेन ब्लड स्ट्रीम में जाके चला जाता है, जिससे जो स्टोर्ड ब्लड है वो मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा तो सर्कुलेशन में हेल्प होगी। ये सलाइवा को भी चेक करता है, सलाइवा में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें हटानी है, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा को भी चेक करेगा। और ये हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में होने वाली, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मूवमेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी क्या करेगा, रिड्यूस कराएगा, मतलब डाइजेशन को रोक देगा थोड़ी देर के लिए। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा था वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देगा। और मेन जो फंक्शंस हैं, जैसे जो ब्रेकडाउन, जिससे हमें एनर्जी मिले, इनका ब्रेकडाउन होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी हमें भागने में हेल्प करेगी, हमारी बहुत सारी जो ऊपर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे उन सब में हेल्प करेगी। तो इसी वजह से ये कब एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी के टाइम पे। ये सारे एक्शंस कब होते हैं, जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत हो या हम बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो, तभी ये सारे हार्मोन्स, ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोवाइड द बॉडी विद इमरजेंसी में जो केमिकल डिफेंस हमारी बॉडी को चाहिए है, वो एड्रेनलिन प्रोड्यूस कराता है। क्योंकि कब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी बॉडी में क्या हो, एक्सीडेंट हो जाए और हमारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो, तब हमारी बॉडी में होगा। और क्या होगा कि जब हम बहुत ज्यादा फियर हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा हो किसी से, बहुत ज्यादा एंगर हो, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, या फिर क्या हो, या फिर रेस्टलेसनेस, एक वर्ड आता है रेस्टलेसनेस। इसका मतलब होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी हो रही हो तब ये होता है। या मेंटल टेंशन हो, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तब ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं ये हार्मोन्स, और ये बहुत ज्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। पेन वगैरह हो, हम बहुत ज्यादा दर्द में हो, तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है। वायलेंट डिस्ट्रेस और अलार्म रिएक्शन को फेस करने के लिए इमरजेंसी में सीक्रेट किया जाता है। सेकेंड बात आई कि अब ये हमने पढ़ा कि एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है। दूसरी एड्रीनल मेडुला एक और हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला से सीक्रेट होने वाला इससे सीक्रेट होने वाला एक दूसरा हार्मोन, उसका नाम होता है
नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन। ऊपर वाले को बोलते हैं एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन, और सेकंड जो हार्मोन है उसे हम बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रीन। ये कितने परसेंट है? ये हमारी जो एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन का 20% पार्ट ही बना पाता है। और ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा। क्यों? ये इमरजेंसी की सिचुएशन में नहीं बनता है वाज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं रिलीज होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में जब एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम करना हो तब हमारा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ये हमारी बॉडी में क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। और ये करता है कि ये बाकी सब जगह का तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, कहाँ की मसल्स का वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा। मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि ये कोरोनरी आर्टरी जो कहां प्रेजेंट होती है? जो हार्ट में प्रेजेंट होती है, उसका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराता। हार्ट में प्रेजेंट होती है, इसका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराता है, बाकी सारी मसल्स का वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। अब हमारे एड्रेनलिन और या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है? ये इनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन या हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि हमारी सबसे पहली ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सीआरएच एक हार्मोन रिलीज होता है, सीआरएच, जो किस पे जाके एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जो गया और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करा। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, वो है ACTH। ACTH इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये ACTH ये एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे जाके एक्ट करेगा? ये एड्रीनल ग्लैंड के पास जाती है, एड्रीनल ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा या ध्यान देना होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को तो रेगुलेट करती है, बट मेडुला पार्ट को रेगुलेट नहीं करती। मेडुला को रेगुलेट नहीं करती एंटीरियर पिट्यूटरी, मेडुला के पास नहीं लेके जाएगी, ये कॉर्टेक्स के पास लेके जाएगी, अपने सिग्नल्स और कॉर्टेक्स को रेगुलेट करेगी। मेडुला को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो होता है, वो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के मेडुला पार्ट को रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम हमारे मेडुला पार्ट को रेगुलेट करता है, और कॉर्टेक्स पार्ट को रेगुलेट करती है एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, कॉर्टेक्स से भी 3 हार्मोन निकलते थे। पहला था हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा था सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, वो बहुत ही मिनिमल, मतलब नगण्य मात्रा में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को कंट्रोल करती है। बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को कंट्रोल करती है। ये मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे जो है हमारा कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने क्या पढ़ा था? कॉर्टिसोल, और सेक्स हार्मोन्स को ये रेगुलेट करती है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसे हमने पढ़ा था, इसमें एग्जांपल एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन, उसको ये एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करती। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी अगर इसको कंट्रोल नहीं करती तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, हमारी बॉडी में जो कौन होती है? किडनी होती है। किडनी रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन, RENIN। ये बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये RENIN रेनिन हार्मोन है। जो RENNIN है, ये कौन रिलीज करता था? ये रिलीज करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि RENNIN रेनिन हार्मोन कौन रिलीज करता था और उसका क्या फंक्शन होता था। मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगी। इस लेक्चर में आपको याद रखना होगा कि RENIN रेनिन हार्मोन, जो रेनिन हार्मोन है, वो किडनी रिलीज करती है, और वो जाके कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करता है। उसका रेगुलेशन, एल्डोस्टेरोन का रेगुलेशन रेनिन हार्मोन करता है, और रेनिन हार्मोन कौन निकालती है? किडनी निकालती है। और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो रेनिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उसमें मेन एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। बाकी सारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो सकता है कि पिट्यूटरी कंट्रोल करे, हो सकता है नहीं भी करे, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में करती है। ये तो बात हो गई कॉर्टेक्स की,
मेडुला पार्ट को कौन रेगुलेट कर रहा था? नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा था। मेडुला पार्ट को नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा था। अच्छा, जो ये कॉर्टिसोल होता है, जिसको ये मेन कॉर्टेक्स से निकलने वाले उसको ये रेगुलेट कर रही होती है, ये कॉर्टिसोल ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में है। ये बहुत लाइफ सेविंग हार्मोन इसको हम बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉर्टिसोल क्या करता है? ये कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको नेगेटिव सिग्नल देगा, ये नेगेटिव सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और ये ही नेगेटिव सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव फीडबैक देता है। जिसे ये इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो जिस हार्मोन को सीक्रेट कर रहा हो, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी कॉर्टेक्स को कॉर्टिसोल को रेगुलेट कर रही है, तो कॉर्टिसोल उसको बनाने जो इसको बनाने वाला हार्मोन है, जो उसको बनाने वाला ऑर्गन है, ये उसी के पास जाए और कहे कि अब मेरे को ज्यादा मत बनाओ, जितना मेरे को बनाना था आपने बना दिया, अब आप मेरे को बहुत ज्यादा मत बनाइए। तो इसको निगेटिव फीडबैक, जो जिसकी थाली में हम खा रहे हैं उसी की थाली में हम छेद कर दें, तो उसको बोलते हैं कि अगर हम इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब आपको समझ में आया कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब हुआ कि आपको जिसने बनाया, आप उसी से कह रहे हो कि आप मेरे को बहुत ज्यादा डेवलप मत करो, बहुत ज्यादा और मत बनाओ, आपने जितना बना दिया उतना ठीक है। तो ये था हमारे बॉडी में जो रेगुलेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये पूरी उसकी मैकेनिज्म थी। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ये प्रॉपर पूरा एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट था। अच्छा, पिट्यूटरी, अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट कर रही है प्रॉपर पूरा, एड्रिनल मेडुला को बिल्कुल रेगुलेट नहीं करती। एड्रिनल मेडुला को बिल्कुल रेगुलेट नहीं करती, इसको नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। ठीक है, अब अगर इरेगुलर सिक्रीशन हो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का, तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिसीजेस हो जाएंगी। जो हमें मेन याद रखनी है वो एक डिसीज है, बट मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि हमारी बॉडी में जो एड्रिनल सिक्रीशन है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का सिक्रीशन है, उसमें अगर दो सिक्रीशन हो सकते हैं, या तो उसमें होगा हाइपोग्लाइसीमिया, जो हाइपोसिक्रीशन, ये जो हार्मोन्स बनने चाहिए थे वो मिनिमल जितने अमाउंट से बनने चाहिए थे उससे कम बने, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। से हम क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रीशन। और उससे ज्यादा अमाउंट में बने तो हम उसे बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन में कौन सी हमारी बॉडी में डिसीज होती है? हाइपोसिक्रीशन में होती है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज। ये एडिसन्स डिसीज क्या करती है? ये एडिसन्स डिसीज किसके कौन से हार्मोन की वजह से होती है? ये हमारी बॉडी में जब नॉर्मल जितने हार्मोन्स बनने चाहिए, कॉर्टिसोल, जितना मिनरलोकॉर्टिकॉइड या सेक्स कॉर्टिकॉइड, जितना भी बनना चाहिए उससे कम अमाउंट में बने, तो हमारी बॉडी में एडिसन्स डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हमें उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ कि ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, शुगर कम होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत कम होगी। मतलब अगर शुगर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, शुगर हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमें मेटाबॉलिज्म के बाद एनर्जी बहुत कम मिलेगी। तो उससे क्या होगा? जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम होगी तो हमारी वीकनेस बढ़ जाएगी, हमें वीकनेस लगेगी, हमको फटीग लगेगा, थकावट सी लगेगी, फटीग बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, फटीग बढ़ जाएगा और स्ट्रेस हो जाएगा हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, हम चिंता में बैठे रहेंगे। और क्या होगा? क्या जब ये सब होता है कि वीकनेस बढ़ रही है, फटीग हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन है वो भी बढ़ जाता है। पिगमेंटेशन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का कलर डार्क हो जाएगा। पिगमेंटेशन भी क्या है? इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, पिगमेंटेशन इंक्रीज होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन। ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, हमारी कलर जो स्किन का कलर है वो ब्राउन सा होने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एडिसन्स डिसीज डेवलप हो जाएगी। तो हमें याद रखना होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत मेंटेन होने की जरूरत है। अगर वो कम ज्यादा होता है ना तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस होने लगती हैं। ठीक है, ये तो था हाइपोसिक्रीशन की वजह से। अब बात करते हैं कि हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है। कि अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स एक्सेसिवली अमाउंट में बनेंगे, हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन एक्सेसिवली अमाउंट में बनेंगे तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ये हार्मोन्स बनेंगे
तो क्या होगा, एक डिसीज होती है उसका नाम है कशिंग्स सिंड्रोम। क्या होती है? कशिंग्स सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम का मतलब है कि अगर ओवर सिक्रीशन हो किसी भी चीज का, जितनी मात्रा में बननी चाहिए थी उससे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज बने तो वो हो गया हमारा हाइपर सिक्रीशन। तो अगर कॉर्टिसोल, सपोज करिए अगर हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल था वो जो नॉर्मल अमाउंट में बनना चाहिए था वो एक्सेस में बन जाए, मतलब जितना बनना चाहिए था उससे एक्सेस में बनेगा, तो क्या होगा कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो एक्सेसिवली अमाउंट में बढ़ जाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, लिपिड्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, फैट का ब्रेकडाउन बहुत हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, फैट का बढ़ जाएगा, लिपिड्स का बढ़ जाएगा, प्रोटीन का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इन सब का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में जो फैट है, मेनली जो फैट है वो अनयूजुअल जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और अनयूजुअल जगह से हमारे बॉडी की जो फेस है, फेस में जाके हमारा फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपर एब्डोमिनल रीजन है जो उसमें जाके हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, फैट जाके एक्जिमा हो गया, तो हमारी बॉडी में जो हमारा फेस था और जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, बॉडी के जो शेप था वो बेकार सा हो जाएगा। वो मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हमें मून सा फेस हो जाएगा, मून फेस। किसी का नहीं, बिल्कुल गोल गोल सा चेहरा होता है तो वो मून फेस हो जाएगा। और क्या होगा, फिश जैसा माउथ हो जाएगा, फिश माउथ। फिश माउथ का मतलब लिप्स जो है हमारे, उनमें जब फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लिप्स बहुत फूल जाएंगे, स्वलन हो जाएंगे, तो हम उसे बोलते हैं वो फिश माउथ हो गया। और क्या हो गया, बफेलो हम्प। बफेलो हम्प, अनयूजुअल जगह पे जाके जब कोई फैट का डिपोजिशन हो जाए तो वहां पे जो डिसीज बनती है उसे हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है? हाइपर सिक्रीशन की वजह से। ठीक है, ये प्रॉपर पूरा था हमारा एड्रीनल मेडुला के बारे में। अब हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बात बारे में हो चुकी है, एड्रीनल मेडुला के बारे में हो चुका है। हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रियाज हमारी बॉडी में जो सेकंड ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारी बॉडी की पेनक्रियाज। जस्ट लेट मी गेट द पेन, here we go, we're gonna get pancreas। पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज को पढ़ने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप में से कोई लोग मेरे को इसका डिफरेंस बता सकते हैं? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती है, अपना सीक्रेशन डायरेक्टली जो ब्लड बह रहा है, ये सपोज करिए ब्लड बह रहा है, तो अपने जो सीक्रेशंस हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में भेज देती है। तो ये क्या करती है, पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ब्लड में भेज देंगी, तो क्यों भेजती हैं? क्योंकि इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, जो नलियां है ये प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते थे। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती थी वो अपनी सीक्रेशंस को डायरेक्ट जिस ऑर्गन में भेजना है उसी के पास भेजती थी और इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते थे, इसलिए इसको हम डक्टेड ग्लैंड बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे? डक्टेड ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सीक्रेशंस होते थे उनको हम बोलते थे कि जो सीक्रेशंस है वो हार्मोन्स हैं। वो सीक्रेशंस क्या है? हार्मोन्स हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशंस होते थे उनको हम बोलते थे वो एंजाइम्स हैं। वो है हमारे एंजाइम्स, उनके सीक्रेशंस को एंजाइम्स बोलते थे एक्सोक्राइन के, और एंडोक्राइन के सीक्रेशन को हार्मोन बोलते थे। ये दो मेन पॉइंट थे जो हमें याद रखने जरूरी थे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अभी तक हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ ली, बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट थी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अब हमें पढ़ना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मिल जाएं, मतलब एक ऐसा हमारी बॉडी में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एंडोक्राइन भी होती है जो एक्सोक्राइन भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। और ये मिक्स्ड ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी हम बोलते हैं। हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, तो हम ऐसी ग्लैंड्स को बोलते हैं हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ये हमारी उसका एग्जांपल है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, और ये इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है। तो अगर हमें सबसे पहले पेनक्रियाज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग हर चीज में क्या पढ़ते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है। तो पेनक्रियाज का ओरिजिन है, ये एंडोडर्मल इन नेचर होती है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन इसका कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। ये कैसे, कौन से कलर की होती है? पिंक कलर्ड होती है। पिंक कलर्ड की ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है या मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और ये कहां सिचुएट होती है? ये मैंने आपको पता नहीं, इसमें मैंने एक
फिगर लिया हुआ है या नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मैं इसमें फिगर हो तो मैं आपको बताऊं, शायद मैंने नहीं लिया है। इसमें एक था, मैंने डायग्राम डाउनलोड किया था। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये सपोज करिए, ये जो हमारा, जब आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, ये हमारे आई स्टमक। ये रीजन क्या आया हमारा? स्टमक। स्टमक के बाद ये रीजन आगे बढ़ेगा और ये रीजन होगा हमारा डियोडनम। डियोडनम किसका पार्ट है? ये डियोडनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आ जाएगी। तो ये हमारे, अब हमारे जो पेनक्रियाज है वो कहां प्रेजेंट है? पेनक्रियाज प्रेजेंटेड है, ये हमारी पेनक्रियाज प्रेजेंटेड है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात जो मैं बोलने वाली हूं आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है स्टमक। स्टमक के बाद ये जो रीजन है हमारा, यहां से लेकर ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं डियोडनम। इसको हम क्या बोलते हैं? डियोडनम। इट इज कॉल्ड डियोडनम। डियोडनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डियोडनम, जजनम और इलियम। तो डियोडनम जो पहला पार्ट है, उसके बैक साइड में हमारे पास लगी हुई, उसके कर्व पे हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ये जो हमारी लीफ लाइक ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। और ये जो पेनक्रियाज की अगर हमसे कोई लोकेशन पूछे, अगर हमसे पेनक्रियाज की कोई लोकेशन पूछता है, तो हम क्या लिखेंगे लोकेशन के बारे में? कि इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ स्टमक। स्टमक के बैक साइड में, तो हम लिखेंगे बैक साइड ऑफ स्टमक। और कहां पे, किसके कर्व पे प्रेजेंट है? ये डियोडनम के कर्व के पास प्रेजेंट है। किसके पास? बैक साइड ऑफ स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। और इन द नेक्स्ट लाइन कर्व ऑफ डियोडनम। कर्व ऑफ डियोडनम। डियोडनम के कर्व में जो हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये हमारी जो मेन ग्लैंड है, ये हमारी पेनक्रियाज है। ये कौन सी ग्लैंड है हमारी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज है। कहां प्रेजेंट है? स्टमक के नीचे, और डियोडनम के कर्व से, डियोडनम का जो कर्व है उससे अटैच्ड हमारे पास ये पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जो ये पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, ये पेनक्रियाज ग्लैंड का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज का पार्ट देखेंगे तो इसमें आता है कि एंडोक्राइन नेचर का पार्ट, एंडोक्राइन, और एक आता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। तो जो हमारी पेनक्रियाज होती है उसमें 99% पार्ट हमारा एक्सोक्राइन पार्ट होता है। 99% पार्ट ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और इस एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं एसाइनी ऑफ पेनक्रियाज। एसाइनी ऑफ पेनक्रियाज। ये एसाइनी ऑफ पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, क्योंकि एक्सोक्राइन है तो ये क्या सीक्रेट करेगी? एंजाइम सीक्रेट करेगी। और ये कौन से एंजाइम सीक्रेट करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सीक्रेट करती है। और ये हमारे जो एक्सोक्राइन नेचर वाली पार्ट है, ये 99% मतलब मोस्ट पार्ट जो पेनक्रियाज का बनाती है, वो एक्सोक्राइन की एसाइनी ऑफ पेनक्रियाज बनाती है, या डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। एंडोक्राइन क्या पार्ट है? एंडोक्राइन 1% पार्ट होता है। 99% ये है तो 1% ये एंडोक्राइन पार्ट होता है, और इसमें स्मॉल छोटी छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्यों? क्योंकि लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होते हैं। ये 1 to 2 मिलियन पर सेल्स होती हैं। 1 to 2 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसी 1 to 2 मिलियन सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये उसका 1% बनानी है, पूरे पेनक्रियाज का 1% बनानी है। और उस 1% में 1 से 2 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बहुत ही स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, और वो क्या होंगी? बहुत ही स्मॉल होंगी, स्मॉल इन साइज।
और ये कहाँ पे होती है? ये एसाइनी ऑफ पेनक्रियाज में बीच बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, बीच बीच में घुली हुई फॉर्म्स में होती हैं। अच्छा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्न्स के में 4 टाइप्स की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्न्स में अगर मैं नया पेज लूं तो इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्न्स में 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। The islets of Langerhans, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्न्स में 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। पहली सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं बीटा सेल्स, तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं गामा सेल या डेल्टा सेल, और चौथी होती है उसे हम बोलते हैं एफ सेल या पीपी सेल्स। ये चारों के चारों सेल्स क्या कितना कितना परसेंट पार्ट बनाती हैं? अगर हम इसके बारे में बात करें तो अल्फा जो सेल्स होती हैं ये 25% बनाती हैं। टोटल जितनी सेल्स प्रेजेंट है उसका 25% सेल्स ये अल्फा सेल्स बनाती हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा सेल्स बनाती हैं। ये हमारे पास बीटा, ये है डेल्टा या गामा, और ये एफ सेल्स। अच्छा, ये 25% पार्ट बनाती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होती हैं और ये 60 to 65% पार्ट बनाती हैं, और डेल्टा सेल्स ये सब 10% पार्ट ये बनाती है और 1 से 2% पार्ट ये बनाती है। अल्फा सेल्स कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? अल्फा सेल्स सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है अल्फा सेल्स, ठीक है। और बीटा सेल्स को सीक्रेट करती है, बीटा सेल्स सीक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन। कौन से हार्मोन को? इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में। इसको सीक्रेट करने वाली कौन सी सेल्स है? बीटा सेल्स इसको सीक्रेट करती है। ये अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, उसके बाद गामा सेल सीक्रेट करेगी एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन किसको रेगुलेट करता है? ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। और एफ सेल्स या पॉलीपेप्टाइड सेल्स ये सीक्रेट करती हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इसको सीक्रेट करती है। और ये फूड के रिजॉर्प्शन में मेनली, जो इंटेस्टाइन फूड को रिअब्सॉर्ब कर रही है, तो फूड रीएब्जॉर्प्शन में ये मेनली हेल्प करती है। रीएब्जॉर्प्शन में मेनली हेल्प होता है। अब हमें मेनली जो बात करनी है वो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इसका ये डायग्राम बनाऊं तो अल्फा सेल्स जो होती हैं वो हमारी आउटर रीजन में प्रेजेंट सेल्स होती हैं। वो हमारी कहां सेल्स प्रेजेंट होती है? ये बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट होगी हमारी अल्फा सेल्स। पेरिफेरी रीजन में जो प्रेजेंट है ये हमारी अल्फा सेल्स प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल्स है? अल्फा सेल्स ये प्रेजेंट है। मिडिल रीजन में जो प्रेजेंट है वो हमारी गामा सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो मिडिल रीजन में सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये गामा सेल्स होती हैं, या जिसे हम डेल्टा सेल्स भी बोल सकते हैं। ये मिडिल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ये मिडिल रीजन में प्रेजेंट होने वाली यहाँ पे सेल्स होती हैं। और जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बीटा सेल्स होती हैं। वो हमारी कौन सी सेल्स होती हैं? बीटा सेल्स। ये कहां? सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। तो अब अगर हम इसकी नेमिंग करें तो अल्फा सेल्स कहां प्रेजेंट है? अल्फा सेल्स पेरिफेरी में प्रेजेंट है। गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स कहां प्रेजेंट है? गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स प्रेजेंट है मिडिल रीजन में। और इंटरनल रीजन में या सबसे कोर रीजन में प्रेजेंट होती हैं बीटा सेल्स। और इनसे हार्मोन्स कौन से निकलते हैं? अल्फा सेल्स बनाती है ग्लूकागॉन हार्मोन को, बीटा सेल्स बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन को, और अल्फा या गामा सेल्स और ये गामा या डेल्टा सेल्स बनाती हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स को, जो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में कि ग्लूकागॉन हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? ग्लूकागॉन हार्मोन। तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? ग्लूकागॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। ये एक हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर है।
हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर है। क्यों है हाइपरग्लाइसीमिक? ये क्योंकि ये ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम किसका होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का होता है। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ कितने अमाइनो एसिड? 29 अमाइनो एसिड में जब 29 अमाइनो एसिड एक चेन में ऐसे अरेंज्ड होते हैं तो वो हमारे एक ग्लूकागोन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मेड अप ऑफ 29 अमाइनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलकर हमारा हार्मोन बना होता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो क्या होता है कि एंटागोनिस्टिक काम करता है टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट या जस्ट एंटागोनिस्टिक काम करेगा ये ग्लूकागोन हार्मोन। क्यों? क्योंकि अगर जो इंसुलिन है अगर वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है तो ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। ठीक है, ये इसका अच्छा मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले हम बात करें कि इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक इफेक्ट में आएगा। अगर मेटाबॉलिज्म में हम बात करें मेटाबॉलिक इफेक्ट में ये किस किस में इफेक्ट दिखा सकता है? ये कार्बोहाइड्रेट में दिखा सकता है, ये प्रोटीन में दिखा सकता है और ये फैट में दिखा सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का क्या करता है? ये अगर हमारी बॉडी में जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर इसके ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है। और इसके ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है कहां पे? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस कहलाती है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस कि जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से या नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से हो, जैसे अगर हमारी बॉडी में लैक्टेट प्रेजेंट है तो लैक्टेट अगर ग्लूकोज को बना दे या अमाइनो एसिड ग्लूकोज को बना दे या कौन बना दे? फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल, कोई भी अमाइनो एसिड्स को, कोई भी ग्लूकोज को बना दे शुगर के अलावा। ये सब किसको बनाए? ग्लूकोज को, शुगर के अलावा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा कहां पे? इन लीवर में इसको ये इंक्रीज करने का काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ जाती है। तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने इसके पहले जैसे आपको पढ़ाया है कि एक हाइपरग्लाइसीमिक है, ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है। तो ब्लड में शुगर कौन है? ब्लड में शुगर है ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम हुआ हमारा ग्लूकागोन का। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये फैट का या प्रोटीन का क्या करता है? ये प्रोटीन या फैट का लिपोलाइसिस कराता है। लिपोलाइसिस इन फैटी टिश्यू। लिपोलाइसिस क्यों? ये फैट का ब्रेकडाउन कराता है। लाइसिस का मतलब देखो दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है लाइसिस, एक वर्ड आता है जेनेसिस। आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। लाइसिस का मतलब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन, किसी भी चीज का, कोई भी चीज टूट रही है, टूट के एनर्जी दे रही है तो उसको हम बोलेंगे लाइसिस। और जेनेसिस का मतलब होता है बनना या जनरेट। जेनेसिस का मतलब होता है बनना या जनरेशन या किसी चीज की बिगनिंग, तो वो हमारी कहलाती है जेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बन रहा था, इसलिए हम बोलते थे ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपोलाइसिस, लाइसिस क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? लिपो मतलब लिपिड का, लिपिड के ब्रेकडाउन को हम बोलेंगे लिपोलाइसिस। तो ये लिपोलाइसिस को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्लूकागोन हार्मोन लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है। ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है लीवर में, ये हमारे पास लीवर प्रेजेंट है, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में हमारी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होती है ब्लड में? किस में स्टोर्ड होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज को बनाएगा और हमारे ब्लड में भेज देगा, जिससे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। अच्छा, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन इन दोनों का जो सीक्रेशन है
वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है ये कहां से निकल रहे थे? अल्फा या गामा सेल से निकल रहे, गामा या डेल्टा सेल्स से निकल रहे थे जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस में आती हैं। ये रेगुलेट्स सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, ये था प्रॉपर हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन। अब हमें बात करनी है इंसुलिन हार्मोन के बारे में। जिस इंसुलिन, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन, तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन कौन सीक्रेट कराता है? अल्फा सेल्स। कौन सीक्रेट कर रही थी इंसुलिन हार्मोन को? अल्फा सेल्स सीक्रेट कर रही थी। और ये एक मॉलिक्यूल जो इंसुलिन का होता है, वो मॉलिक्यूल, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये मार्कर आज सही काम नहीं कर रहा है। ये जो वन मॉलिक्यूल होता है इंसुलिन का, ये एक मॉलिक्यूल 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। 51 अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है उससे मिलकर बना होता है। और ये कितनी? 2 चेन्स होती हैं। 51 अमाइनो एसिड्स टोटल है, बट इसकी 2 चेन्स होती हैं। एक चेन होती है जो 21 अमाइनो एसिड की चेन होती है, और एक चेन होती है जो 30 अमाइनो एसिड्स की चेन है। जो 21 अमाइनो एसिड्स की चेन है वो कहलाती है अल्फा चेन, और 30 अमाइनो एसिड्स की जो चेन है वो कहलाती है हमारी बीटा चेन। ये अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये अमाइनो एसिड्स के बीच में। ये जो ब्रांचेस टुगेदर आती हैं, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एक मॉलिक्यूल में कितने अमाइनो एसिड है? 51 टोटल अमाइनो एसिड है, और उसमें भी 2 चेन्स आती हैं। पहली चेन में 21 अमाइनो एसिड, दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स। इन दोनों चेन को जो बॉन्ड जोड़ता है वो बॉन्ड कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। वो बॉन्ड कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब हम बात करेंगे कि जो इंसुलिन हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन की वजह से क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो इंसुलिन हमारी बॉडी में ये एक ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। मतलब ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो अगर हम इसकी हेडिंग प्रॉपर लगाएं तो हम लिख सकते हैं, अगर इसकी हेडिंग हम लगाएं तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। पहला इफेक्ट लिखते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट। अब हम बात करें कि ये प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट डालता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है, ये प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन में इंसुलिन प्रमोट करता है कि जो सेल्स है वो अमाइनो एसिड के अपटेक्स को बढ़ा देता है। मतलब जो लिवर की सेल्स है और जो मसल सेल्स है उनसे बोलता है कि आप अपने उसमें अमाइनो एसिड का जो अपटेक है, अमाइनो एसिड का जो अपटेक है उसको बढ़ा दो, उसको बहुत ज्यादा अपनी उसमें सेल्स में लेने की स्टार्टिंग कर दो। तो क्या करेगा कि ये प्रमोट करेगा सिंथेसिस बाय प्रमोटिंग अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय लीवर एंड मसल्स की सेल से बोलेगा कि अब अमाइनो एसिड्स को अपनी सेल्स में और ज्यादा ले लो। तो उसका क्या करेगा? अपटेक कराएगा। फैट का क्या करेगा? ये फैट में कहता है लिपोजेनेसिस। अभी मैंने आपको बताया लिपोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड का प्रोडक्शन, लिपिड की सिंथेसिस, इसको बढ़ा देगा। लिपिड सिंथेसिस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और लिपोलाइसिस लिपिड के ब्रेकडाउन को क्या करेगा? कम करेगा। जब जेनेसिस को बढ़ा रहा है तो लाइसिस को कम करेगा, तो लिपोलाइसिस को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। और लिपोलाइसिस को कम कर देगा, लिपोजेनेसिस को ये बढ़ा देगा। अगर हमारी बॉडी में फैट का प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो पाए, जैसे लिपोलाइसिस को ये कम कर रहे हैं, फैट का प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो पाए तो फैटी एसिड्स लिपिड
दो उसमें टूटते हैं ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स ये चेंज हो जाते हैं कीटोन बॉडीज में, कीटोन बॉडीज। इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि ये कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती हैं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इनका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ही टॉक्सिक बॉडीज होती है। अगर ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है तो इसका हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होना बहुत जरूरी है। तो ये कीटोन बॉडीज को बढ़ा देगा अगर हमारी बॉडी में लिपिड का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये इसके कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इसको होने से रोकता है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे इफेक्ट करता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट कोई सोर्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट जैसे कि लैक्टेट हुआ, जैसे कि अमाइनो एसिड हुआ, जैसे कि ग्लिसरॉल हुआ, वो जब ग्लूकोज को बनाए तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने से ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो इनहिबिट करता है। इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है या इनहिबिट करता है। किसको बढ़ाता है, अगर इसको रोक रहा है तो किसको बढ़ाएगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनती है, ग्लूकोज से क्या बने, ग्लाइकोजन बनती, ये जो प्रोसेस है हमारी उसे हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। इसको क्या करेगा, इसको बढ़ाने का काम करेगा। कहेगा कि जो तुम्हारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, ब्लड की जो शुगर है उसको लेगा, खींचेगा और लीवर के पास जाएगा और मसल सेल्स के पास जाएगा और कहेगा आप इसको स्टोर कर लो। तो अब लीवर और मसल सेल्स क्या कहेंगी कि हम इसको स्टोर डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में तो कर नहीं सकते। तो वो क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है। और क्या करता है, दो मेजर साइट जहां पे ये ग्लूकोजेनेसिस होता है, कहां कहां मैंने बताया आपको, लीवर में होता है, लीवर की सेल्स मेनली करती हैं, दूसरी मसल की सेल्स यहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट जाके स्टोर होता है। ये हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है और उसमें उसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है उसको कम करता है। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ग्लूकोज का जो लेवल है, जो ग्लूकोज का ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करेगा, कम करेगा। ये ग्लूकोजिनोलाइसिस, अब ये नई आई ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बिल्कुल होने से रोकता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन, जब ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगे तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये इस प्रोसेस को होने से क्या करता है, रोकता है। कहता है ये प्रोसेस आप बिल्कुल मत करो। क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी की में जो ब्लड में शुगर है वो जाके लीवर में स्टोर हो जाए। तो हम ऐसा तो चाहेंगे नहीं कि जो लीवर में पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के हम जाके ब्लड में फेंक दें, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करता है कि जो ब्लड की जो ग्लूकोज है उसको तो ग्लाइकोजन में चेंज होने देता है, लेकिन लीवर में जो पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में नहीं चेंज होने जाता। उस जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इस प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये था मेन एक्शन, क्या होता है इसका, मेटाबॉलिज्म पे। अब इसका एक एक्शन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में भी होता है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, और ये किसकी मेम्ब्रेन है, ब्रेन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स की मेम्ब्रेन को, रेटिना की मेम्ब्रेन को और जेनाइटल एपिथीलियम, इसमें क्या करेगा, इसमें इंसुलिन जाएगा और इसकी परमिएबिलिटी और कंजम्पशन बढ़ा देगा। इसमें क्या करेगा, इंसुलिन जाएगा और इसमें ग्लूकोज, जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं, देखिए दो पार्ट आते हैं कि हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स हैं उसके पास इंसुलिन गया और उसने बोला, इंसुलिन उनके पास गया और बोला कि आप जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर कर लो। तो ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ा दिया इसने, ग्लूकोज का कंजम्पशन इन सेल्स में जाके इसने बढ़ा दिया।
लेकिन ब्रेन की सेल्स हैं, रेटिना की सेल्स हैं और जेनाइटल एपिथेलियम की सेल्स है, आरबीसी है, इन सब के पास इंसुलिन नहीं जाता, इन सब के पास इंसुलिन नहीं जाएगा और उनसे जाके ये नहीं कहेगा कि आपने ग्लूकोज को बढ़ा दो, बल्कि उनसे ये बोलेगा कि आप अपनी परमेबिलिटी को बढ़ा लो। परमेबिलिटी इनको इंक्रीज कर देता है। तो ये परमेबिलिटी और ग्लूकोज का कंजम्पशन है, उसको कंजम्पशन इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, हमारी बॉडी में इसको इंक्रीज कर देता है। अब इसका क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा है या प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसके हाइपर या हाइपोसिक्रीशन से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। तो पहली बात कि अगर उसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा हो, हाइपोसिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन का मतलब इंसुलिन जितनी अमाउंट में बनना चाहिए था उस अमाउंट से हमारी बॉडी में कम बन रहा हो। तो अगर हमारी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन चल रहा हो तब क्या होता है, तब सबसे पहले जो डिसीज होती है वो उसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जो हमसे हम बोलते हैं शुगर डिसीज, शुगर डिसीज लोगों को बोलते हैं ना कि शुगर हो गई है। शुगर होने का मतलब क्या है कि उनको डायबिटीज हो गई है। अब डायबिटीज क्यों हो रही है, उसका एक रीजन होता है कि हमारी बॉडी में जितना इंसुलिन बनना चाहिए था, जितना पैनक्रियाज इंसुलिन बना रही थी वो उतना इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस। इसके क्या क्या सिंड्रोम होते हैं, इसके क्या क्या रिजल्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड में शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड में जितनी शुगर मिली हुई है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि ब्लड की जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए जो इंसुलिन होना चाहिए था वो तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, वो तो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है। जब बॉडी में नहीं बन रहा है तो क्या होता है कि उसमें जो लेवल है, ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितना होना चाहिए, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 90 to 110 mg पर 100 ml। 100 ml ब्लड में अगर हम ब्लड को 100 ml ले तो उसमें 90 से 110 हमारी शुगर लेवल होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी शुगर लेवल इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या हो जाएगा कि जो शुगर लेवल है वो 180 के आसपास पहुंच गई, 180 के आसपास शुगर लेवल पहुंच गई तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। पहली बात तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। अगर दूसरी बात है कि अगर हमारी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन होगा इंसुलिन का तो बॉडी सेल्स क्या कर पाएंगे कि जो ब्लड में शुगर है, ब्लड में जो शुगर है, ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है इस शुगर को यूज नहीं कर सकती, इसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी की सेल्स नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ शुगर तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होगा बट उसका यूज कुछ नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। तीसरी बात है कि ग्लूकोसायरिया, सूरिया बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसका यूज कुछ नहीं हो रहा है। जब उसका यूज कुछ नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में तो किडनी के पास जब वही ब्लड जाएगा, किडनी उसको फिल्ट्रेट करके यूरिन में भेज देगी और यूरिन से क्या होगा, वो जो ग्लूकोज है वो बाहर यूरिन के रास्ते जो उसका एक्सक्रीशन है होने लगेगा। इस एक्सक्रीशन या इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीट्स फ्रॉम 110 पर ग्राम पर ml। जब 180 से हमारी बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो यूरिन के रास्ते ग्लूकोज या यूरिन के रास्ते हमारी शुगर बाहर जाने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। चौथी बात क्या आई कि पॉलीयूरिया क्या क्या मतलब हुआ। पॉलीयूरिया का मतलब हुआ कि जब हमारी बॉडी से ग्लूकोज बहुत हाई कंसेंट्रेशन में जा रही है तो हमारी बॉडी में जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो बार बार वो भी बहुत ज्यादा हो गया। वाटर का कंसेंट्रेशन जो इंक्रीज कर जाएगा, यूरिन में वाटर का जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो बहुत थोड़े थोड़े इंटरवल्स में हमें बाथरूम लगने लगेगी और बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में हमें बार बार अपने बाथरूम जाना पड़ेगा और जिससे हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज है और बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा।
इस कंडीशन को बोलते हैं, बार बार बाथरूम जाने की जो कंडीशन है, इसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। और क्या हो गया कि अगर हमें पॉलीयूरिया देखने को मिला, फिफ्थ कंडीशन क्या है कि हमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या हुआ? पॉलीडिप्सिया का मतलब हुआ कि जब हमारे यूरिन को हम बार बार हमें बार बार यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, हमारा जो वाटर का कंसेंट्रेशन था वो तो फॉल कर गया। वाटर हमारी बॉडी में जितना होना चाहिए था वो बार बार से कम हो गया। जब वाटर बहुत ज्यादा कम हो गया तो हमारी बॉडी में एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्यास लगती है, बहुत ही तेज प्यास लगती है। वो कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ये सब डायबिटीज में देखने को मिलता है। सिक्स बात है कि अगर हमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा तो पॉलीफेजिया भी देखने को मिलेगा। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगेगी। क्योंकि जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम था ग्लूकोज तो गई बॉडी से। जब ग्लूकोज बॉडी से गई तो ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में एनर्जी की जितनी होनी चाहिए तो उससे कम हो गई, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्या लगती है? भूख लगती है। उसका प्रोडक्शन हमें अब जितनी अमाउंट में चाहिए है, अगर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो वो सेल्स क्या चाहेंगे कि अपने ग्लूकोज को चाहने के लिए अपनी हंगर को बढ़ा देंगी, तो उसे बोलते हैं पॉलीफेजिया। सातवां पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडीज में जो कीटोन बॉडीज बन रही थी, कीटोएसिडोसिस मतलब जब हमारी बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन की वजह से फैट का ब्रेकडाउन होता है। फैट अगर का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जो फैटी एसिड्स है, फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये जो फैटी एसिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं, जैसे एसेटोन, एसिटोएसिटिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इनकी तरह ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं। अच्छा, ये जब टॉक्सिक है तो इनको मतलब हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखना है। अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखना है तो इसको हम अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो कीटोन बॉडीज की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। और ये कीटोएसिडोसिस कब हमारी बॉडी में होने लगती है? कब हमें ये देखने को मिलती है? जब हमें डायबिटीज हो जाती है। कीटोन यूरिया का मतलब क्या है कि बॉडी से कीटोन बॉडीज ये बाहर जाने लगे, एक्सक्रीट आउट होने लगे, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। को क्या बोलते हैं? कीटोन यूरिया। बॉडी से क्या होगा? डायबिटीज के समय में कीटोन बॉडीज बाहर जाने लगेंगी। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज थ्रू यूरिन, दिस कंडीशन को बोलते हैं कीटोन यूरिया। अगर कीटोएसिडोसिस डिहाइड्रेशन, पानी गया ना हमारी बॉडी से तो क्या हो गया? डिहाइड्रेशन और हाइपरग्लाइसीमिया ये एक साथ अटैक कर दे अगर बॉडी के अंदर, तो पेशेंट किस में चला जाता है? पेशेंट चला जाता है डायबिटिक कोमा में। और अगर अनकॉन्शियस हो जाता है और कोमा में चला जाता है, और अगर ये कोमा से बहुत टाइम के लिए कोमा में रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन बढ़ सकती है जब उसकी क्या हो सकती है? वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो डायबिटीज से डेथ भी होती है। कब होती है? जब हमारी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज बन रही है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बने, बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन हो, बहुत ही ज्यादा ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो क्या होता है? कोमा एक अटैक पड़ता है। और अगर वो अटैक व्यक्ति झेल गया तो ठीक है, नहीं झेल पाया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है। तो ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर चलाने के लिए। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन हमारी जब पेशेंट को दिया जाता है, आपने सुना होगा कि इंसुलिन हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस हमेशा पेशेंट को दिए जाते हैं, वो कभी ओरली रूप में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? आप में से कोई मेरे को लिख के नीचे बताएंगे? तो मैं आपको फिलहाल इसका वो बता देती हूँ कि क्यों नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन को देना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में स्किन में सब क्यूटेनियसली हमारी बॉडी में जो स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस बॉडी में दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको ओरली देंगे तो बाकी हार्मोन्स की तरह जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, तो उसका यूज ही नहीं रहा हमें बॉडी में देने का, तो ओरली कोई वो इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये डाइजेस्ट कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे कि अदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है। इसलिए इसको हमेशा पेशेंट को इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ये तो था प्रॉपर हाइपोसिक्रेशन कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है तो क्या होगा।
अब अगर बात आती है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन। अब क्या हमारे पास आ गया, अगर हमारे पास आ गया हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन, अगर हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो तो उसे हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज्यादा हाई राइज कर जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, राइज नहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड शुगर लेवल हमारा डिक्रीज कर जाएगा। इस स्टेज में क्या होती है, बॉडी की सेल्स बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड से लेने लगती हैं। तो नीड ऑफ ग्लूकोज जो नर्वस सिस्टम को चाहिए है, रेटिना, हमारी जो आई में रेटिना प्रेजेंट है, जेनाइटल एपिथेलियम है, ये प्रॉपर फुलफिल नहीं होती। उससे क्या होता है कि जो मेनली जो लोग होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव पावर, उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव पावर, उसको लूज कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव पावर एंड और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव और साइट, रेटिना के पास चाहिए ना हमें अपनी ग्लूकोज की लेवल, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर और साइट है उसको क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं। और जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ही ज्यादा वीकनेस सी देखने को मिलती है। अगर ये बहुत ही ज्यादा इरिटेशन, एक्सेस इरिटेशन होगी ब्लड की सेल, ब्रेन की सेल्स में, तो पेशेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिक फील करेगा, बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी सा फील करेगा, उसमें बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आएंगे और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये सारे सिम्टम्स उसमें शो हो रहे हैं, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने आज ये हम मेरे से मैंने आज आपको पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स और उससे निकलने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे इस चैप्टर का कौन सा पार्ट रह गया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सीक्रेशन और गुनैड्स पार्ट रह गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गुनैड्स और ये प्रॉपर पूरा पार्ट को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने आपको एड्रीनल मेडुला और पेनक्रियास के बारे में प्रॉपर पूरा समझा दिया है। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर के जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक इसका एमसीक्यू बेस्ड इसमें कोई जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बोर्ड्स में या नीट में जो पूछे गए हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उसके सारे जो क्वेश्चंस है, जो मेन क्वेश्चंस है इस पूरे चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग इट। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।